हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट फरवरी जो 2026 में होने वाला है, उसमें पेपर 2 के लिए एसएसटी हम पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग इसमें क्लास 8 के ज्योग्राफी को देखेंगे, यानी भूगोल को देखेंगे। चैप्टर 1 से लेकर के 5 तक के चैप्टर को आज कंप्लीट करने वाले हैं हम लोग। उन तमाम प्रश्नों को लिया गया है जो सीटेट के लिए संभावित प्रश्न बन सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं एनसीईआरटी के लिए। क्योंकि सवाल एनसीईआरटी से ही बनते हैं, इसलिए एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन क्वेश्चन उठाया गया है और वहाँ से बनाया गया है। तो नमस्कार, मैं हूँ विवेक पांडे और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। आइए पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी भी वस्तु को संसाधन के रूप में, किसमें? संसाधन के रूप में वर्गीकृत करने के लिए अनिवार्य शर्त क्या है? किसी भी वस्तु को संसाधन के रूप में वर्गीकृत करने के लिए जो अनिवार्य शर्त है वो क्या है? तो मेरे भाई ध्यान से क्वेश्चन के ऑप्शन को पढ़िए और सही विकल्प बताइए। ये सभी जो प्रश्न लिए गए हैं आपके एनसीईआरटी की किताब क्लास 8 के भूगोल से लिए गए हैं। देखिए, इसका जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी वस्तु की उपयोगिता ही संसाधन कहलाती है। यानी देखिए, कोई भी पदार्थ या वस्तु तभी संसाधन बनती है जब उसका उपयोग मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सके। उपयोगिता ही उसे मूल्य प्रदान करती है। बात ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, पेटेंट शब्द का सही अर्थ क्या है? बताइए, पेटेंट शब्द का सही अर्थ क्या है? देखिए, पेटेंट शब्द का मतलब होता है किसी विचार या आविष्कार पर एकमात्र कानूनी अधिकार प्राप्त करना ही पेटेंट शब्द का अर्थ होता है। मतलब जब कोई व्यक्ति नई तकनीक विकसित करता है तो पेटेंट लेकर उसे सुरक्षित करता है ताकि कोई और उसका व्यावसायिक उपयोग बिना अनुमति के न कर सके। जैसे मैं ही ये वीडियो बना रहा हूँ और मेरा ये निजी कंटेंट, मेरा ये निजी क्लास यदि कोई कॉपी करके अपने व्यावसायिक उद्देश्य के लिए कहीं और किसी प्लेटफॉर्म पे डालता है तो इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो कानून अपनाया जाता है उसी का नाम पेटेंट है। बात समझ में आ रहा है? मतलब बिना किसी की अनुमति के आप उसके कंटेंट को यूज नहीं कर सकते। बात क्लियर हो रहा है ना? चलिए, अगला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी को किस श्रेणी का संसाधन माना जाता है? बताइए, जो प्रौद्योगिकी है यानी टेक्नोलॉजी है उसको किस श्रेणी का संसाधन माना जाता है? प्राकृतिक संसाधन, संभावित संसाधन, मानव निर्मित संसाधन या सर्वव्यापक संसाधन? देखिए, जो टेक्नोलॉजी है वो मानव निर्मित संसाधन है। किस प्रकार का संसाधन है? मानव निर्मित है। अगला प्रश्न देखेंगे तो लद्दाख में पाए गए यूरेनियम को संभाव्य संसाधन क्यों कहा जाता है? बताइए, जो लद्दाख में यूरेनियम पाया जाता है उसको संभाव्य संसाधन क्यों कहा जाता है? देखिए, इसलिए कहा जाता है क्योंकि वर्तमान में हमारे पास उसके उपयोग के लिए उन्नत तकनीक नहीं है, इसीलिए वह संभाव्य संसाधन कहा जाता है। ठीक है ना? यूरेनियम कहाँ पाया जा रहा है? लद्दाख में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। संभाव्य संसाधन वे संसाधन है जिनकी पूरी मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती और जिनका वर्तमान में उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन भविष्य में तकनीक के विकास के साथ किया जा सकता है, उसे हम संभाव्य संसाधन के रूप में रखते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन का समूह है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से अनवीकरणीय संसाधन का समूह कौन सा है। तो देखिए, जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। ये तीनों अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। अनवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है जो एक बार समाप्त होने के बाद उन्हें बनने में हजारों वर्ष लगते हैं, जो मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। ऐसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न है, सर्वव्यापक संसाधन किसे कहा जाता है? जो सभी जगह प्राप्त हो जाए उसे हम सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं। और ऐसा संसाधन एक ही है, वो है वायु, हवा, जो सभी जगह हमें प्राप्त होती है। देखिए, इनमें जो संसाधन सभी जगह समान रूप से पाए जाते हैं, जैसे वायु, सूर्य का प्रकाश, इसे सर्वव्यापक कहते हैं। और तांबा और लोहा ये सभी स्थानिक संसाधन है। अगला प्रश्न है, संसाधनों का वितरण पृथ्वी पर संसाधनों का वितरण पृथ्वी पर असमान क्यों है? तो ध्यान रखिएगा, संसाधनों का जो वितरण है वो पृथ्वी पर समान इसलिए है क्योंकि भूभाग, जलवायु और ऊंचाई जैसे भौतिक कारकों में भिन्नता है। कहीं ऊंचाई अलग है, कहीं भूमि का प्रकार अलग है। तो जहाँ पे जलवायु और ऊंचाई भौतिक कारक हैं, ठीक है ना, यही विभिन्नता का कारण है। सभी भूमि एक समान नहीं है, एक जैसी नहीं है, हर जगह भिन्नता है। यही संसाधन वितरण पर पृथ्वी का असमान कारण है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि मानव संसाधन विकास, ठीक है, मानव संसाधन विकास का अर्थ क्या है? तो देखिए, लोगों के कौशल और शिक्षा में सुधार करना ताकि वे नए संसाधन बना सकें, उन्हें ही मानव संसाधन विकास कहते हैं, ठीक है ना। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सतत पोषणीय विकास का अर्थ क्या है? तो ध्यान रखिए मेरे भाई, वो है वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करना और भविष्य के लिए संसाधनों का संरक्षण करना। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है कि समय और प्रौद्योगिकी पदार्थों को संसाधन में बदल सकते हैं। कारण है, मनुष्य की आवश्यकताएं समय के साथ बदलती और बढ़ती रहती है। तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, विकल्प ए ठीक होगा। क्यों? क्योंकि समय और प्रौद्योगिकी पदार्थों को संसाधन में बदल सकते हैं, बात ठीक है। कारण है, मनुष्य की आवश्यकताएं समय के साथ बदलती और बढ़ती रहती हैं, इसीलिए जो विकल्प सही होगा वो विकल्प ए सही होगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, वास्तविक संसाधन की पहचान कैसे होती है? बताइए, वास्तविक संसाधन की पहचान कैसे होती है? देखिए, इसका विकल्प सी सही होगा, यानी जिनकी मात्रा ज्ञात होती है और जिनका वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है, उन्हें वास्तविक संसाधन कहते हैं, ठीक है ना, उसे ही एक्चुअल रिसोर्स कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलें। देखिए, जैसे जर्मनी के रूर क्षेत्र में कोयला या महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी इतनी मात्रा में हमें पता है और हम इनका उपयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। हमें पता है कि मात्रा कितनी मात्रा में है और उसका उपयोग क्या है, वो हम कर रहे हैं, ठीक है ना। किसी भी संसाधन का मूल्य हो सकता है क्या? बताइए। तो देखिए, वह हो सकता है आर्थिक और सौंदर्य परक दोनों हो सकता है उसका मूल्य। यानी कुछ संसाधनों को बेचकर पैसा कमाया जा सकता है जो आर्थिक है, जबकि कुछ हमें मानसिक शांति और खुशी देती हैं जो सौंदर्य परक है। तो दोनों ही महत्वपूर्ण होती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, संसाधन संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो देखिए मेरे भाई ध्यान रखिए, संसाधन संरक्षण का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है वस्तुओं का कम उपयोग, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग, यानी 3R 3RS होता है, ठीक है ना। ध्यान रखिए, कम उपयोग, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग संसाधनों को बचाने के 3 मुख्य स्तंभ हैं जिन्हें 3R के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, नवीकरणीय संसाधनों के बारे में कौन सा कथन गलत है? आपको गलत कथन बताना है नवीकरणीय संसाधन के बारे में। तो आप देखेंगे तो इसका विकल्प सी सही होगा, यानी जल, मृदा और
वन का लापरवाही से उपयोग उनके भंडारण को प्रभावित नहीं कर सकता है। बात बिल्कुल गलत है। देखिए, जल, मृदा और वन का लापरवाही से जब हम उपयोग करेंगे तो उनके भंडारण को कम करता है, ठीक है ना। इसलिए विकल्प सी सही होगा, क्योंकि गलत कथन पूछा जा रहा है हमसे। अगला प्रश्न है, लोग स्वयं सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, ऐसा क्यों कहा जाता है? जो इंसान है, लोग हैं, वो स्वयं सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, ऐसा क्यों कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनके विचार, ज्ञान और खोज ही नए संसाधनों का निर्माण करते हैं। तो विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसीलिए बिना मानवीय मस्तिष्क और ज्ञान के प्रकृति में मौजूद चीजें केवल पदार्थ हैं, संसाधन नहीं है। अगला प्रश्न है कि नीदरलैंड में पवन चक्कियों का उपयोग किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? यानी पवन चक्की का जो उपयोग है वो किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, वह वास्तविक संसाधन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? वास्तविक संसाधन का। चलिए अगले 200 साल पहले ये संभाव्य था, लेकिन आज वहाँ तकनीक विकसित है और बिजली बनाने के लिए इनका भरपूर उपयोग हो रहा है, इसलिए यह वास्तविक संसाधन है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन का उदाहरण नहीं है? तो बताइए, मानव निर्मित संसाधन का उदाहरण कौन नहीं है, यानी मानव ने किसे नहीं बनाया? तो देखिए मेरे भाई, विकल्प सी सही होगा, यानी झरने का जो जल है वो मानव निर्मित नहीं है, वो प्राकृतिक है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि संसाधनों के संदर्भ में स्टॉक का अर्थ क्या है? बताइए। तो आप देखेंगे तो इसका विकल्प बी सही होगा, यानी उपयोग के लिए उपलब्ध संसाधन की जो कुल मात्रा है उसी का मतलब होता है स्टॉक, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि सतत पोषणीय विकास का एक मुख्य सिद्धांत विविधता का संरक्षण है, इसका क्या अर्थ है? बताइए। तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है कि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, फिर भी दुनिया के कई हिस्सों में जल संकट क्यों है? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, क्योंकि जल का अत्यधिक उपयोग और प्रदूषण इसके भंडारण को प्रभावित कर रहा है, इसीलिए विकल्प बी सही होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब एनसीईआरटी क्लास 8 के ज्योग्राफी के अध्याय 2 को पढ़ेंगे, चैप्टर 2 को। देखिए, इसमें चैप्टर 2 पढ़ेंगे, तमाम प्रश्न हैं, आप ध्यान देंगे बहुत सारे प्रश्न हैं। फिर अध्याय 3 पढ़ेंगे। इस तरह से अभी हमें बहुत इसमें पढ़ना बाकी है, लेकिन फिलहाल अभी क्या है, बैटरी अभी डिस्चार्ज है, इसलिए हम इस वीडियो को अभी अपलोड कर दे रहे हैं। आप इसको देखिए, तब तक अभी हम तुरंत फिर दूसरा वीडियो आपको अपलोड करेंगे और अगला क्लास आप उसमें देखिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।